हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हमारे क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 12 जो कि है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन नाम आपके लिए कुछ नया नया सा है। ठीक है, अब आपका फ्रिक्शन से रिश्ता जुड़ने जा रहा है। अब रिश्ता, देखो बेटा, रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से प्यार से जोड़ोगे, शुरुआत में अच्छे से रिश्ता बना लोगे, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने इससे अच्छा रिश्ता नहीं बनाया, तो लास्ट में 10th क्लास में जाके ये रिश्ता आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, इस चैप्टर से रिश्ता अच्छे से बना लेना, शुरुआत से बनाना। शुरुआत में देखो, आप किसी से भी फ्रेंडशिप करते हो, थोड़ा सा अटपटा अजीब सा लगता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा सा शुरुआत में अजीब सा लगेगा, ठीक है क्या हो रहा है कैसा है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। और जब हम है तो किस बात का गम है। ठीक है, तो अपन बिना कुछ लेट किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्योंकि आप ये बेसिक होता है, ठीक है, 10th क्लास में इसका बहुत रोल रहेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ते जाइएगा। फ्रिक्शन, फिर एनसीईआरटी फ्रिक्शन को बताने से पहले कुछ एग्जांपल्स देती है बच्चों। अब जैसे कि पहले एग्जांपल है, वी अप्लाई ब्रेक्स टू स्टॉप आवर व्हीकल। हम अपनी गाड़ी को रोकने के लिए क्या ब्रेक्स लगाते हैं? हाँ बिल्कुल, साइकिल हो, बाइक हो, ट्रैक्टर हो या कार हो या मर्सिडीज हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसको जब ब्रेक लगाना होता है तो क्या हम रोकना होता है तो क्या हम ब्रेक लगाते हैं? हाँ, रोकने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या बिना ब्रेक लगाए आप रोक सकते हो? हाँ रोक सकते हो, लेकिन बात यह है, आपको अब एक्सीलेटर नहीं लेना है। बात समझ पा रहे हो? आप एक्सीलेटर लेते हो, गाड़ी भगती है, आप एक्सीलेटर छोड़ दो। क्या धीरे धीरे करते करते गाड़ी कहीं पर रुकेगी? आप में से अगर किसी को कार चलाना आता है, ठीक है, तो कार में बैठो, कार चालू करो और लंबी सी रोड में, ठीक है, जहां पर गाड़ी ज्यादा नहीं चलती है वहां पर, और अपनी साइड वाली रोड, ठीक है, वैसे ही खाली रहती है क्योंकि वहां पर बहुत गाड़ियां नहीं चलती, मेन रोड नहीं है क्योंकि, लेकिन सीधी भी है। तो गाड़ी अगर वहां पे चल रही है चल रही है चल रही है और आप उसको गाड़ी को बंद कर दो, क्या कुछ टाइम के बाद बिना ब्रेक लगाए वो रुक जाएगी? हाँ रुक जाएगी। क्यों रुकी? फ्रिक्शन। आप ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाने की वजह से भी क्यों रुकी? फ्रिक्शन। ब्रेक लगाने में क्या होता है, जो टायर गोल में घूम रहा होता है उस टायर को यहाँ पर कुछ चीजें आके पकड़ लेती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक रबर। ठीक है, अब ब्रेक रबर उसको पकड़ लेते हैं, अब टायर घिसता है, तो जो घिस रहा है वो क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा एक दूसरा एग्जांपल बोलती है, वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। ठीक है, वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। जब हम केले के छिलके में, कभी पैर कभी फिसला होगा, कभी ना कभी सबका फिसलता है, केले के छिलके में पैर पड़ा और हम फिसल गए। ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब फ्रिक्शन क्या कहीं कहीं पर जरूरी भी होता है? हाँ देखो, अगर कोई सरफेस चिकनी है, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि अच्छी, कहीं आप होटल पे गए हो या किसी के घर में गए हो और उसके घर में टाइल्स नहीं मार्बल लगा हुआ है, और मार्बल सबसे ज्यादा स्लिपरी होता है। ठीक है, नॉर्मली तीन टाइप की चीजें होती हैं जो अपन घर में लगाते हैं। ठीक है, या तो सीमेंटेड होता है, सीमेंट से पूरा किया हुआ फ्लोर, एक टाइल्स होता है, टाइल्स में बहुत से वैराइटीज के आते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अपन को एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं मार्बल। और मार्बल बच्चों बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होता है, और मार्बल के ऊपर आप पानी ही डाल दो या तेल डाल दो तो कितना स्लिपरी हो जाता है। कभी मम्मी लोगों के साथ बैठ के सास बहू वाले सीरियल कभी तो देखे होंगे बेटा जिंदगी में, जब छोटे होते तो देखना पड़ता है। मम्मी लोग एक इधर देख रिमोट, मेरे को देख, ठीक है, तो मम्मी लोग वीटो पावर यूज करती हैं और उस रिमोट को लेके अपना सीरियल चालू कर लेती है। क्या करें बच्चों, सबके साथ अन्याय होता है, लेकिन मम्मी बहुत प्यारी होती है, उस चीज का बुरा नहीं मानते। ठीक है, तो अब बात ये है, सीमेंट टाइल्स मार्बल। मार्बल की बात करें तो मार्बल में पानी अगर गिरा दो, क्या आप उसमें चल पाओगे? हाँ, लेकिन क्या फिसलने के डर है? बहुत ज्यादा। बर्फ, कभी बर्फ के ऊपर चल सकते हो, कभी बहुत ज्यादा बर्फ हो, हाँ, लेकिन क्या स्लिप हो सकता है? बहुत ज्यादा स्लिप होंगे। एक बात ध्यान रखना, जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा, मैं अभी से एक चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज आपको आगे काम आएगी। ठीक है, ये एस के स्टार है बेटा, ठीक है, एस के स्टार, ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, हाँ डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली पूरा दिया हुआ है, इनडायरेक्टली पूरा दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको ट्रिक की तरह समझा रहा हूँ। ठीक है, एक है फ्रिक्शन और एक है स्लिपरी, या स्लिपिंग बोल दो, स्लिपिंग। ठीक है, मैं दोबारा से लिखता हूं समझाने के लिए, एक हो गया हमारा फ्रिक्शन और एक हो गया हमारा स्लिपिंग। अब जैसे बात करें, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, बर्फ में या मार्बल में फ्रिक्शन, और मार्बल में पानी डाल दो तो फ्रिक्शन वहां पर क्या होता है, कम की ज्यादा? कम। फ्रिक्शन होता है कम, इसलिए स्लिपिंग हो जाती है, मतलब फिसलने के डर हो जाता है ज्यादा। और जहां पर फ्रिक्शन होगा ज्यादा, ठीक है, वहां पर स्लिपिंग क्या होगी, उसका टेंशन, स्लिपिंग का टेंशन
कम। तो ये बात को आप नोट कर लेना बेटा, ASK स्टार, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, मतलब सर अगर अपन मार्बल का फ्रिक्शन कम है कि ज्यादा, कम है। सर मार्बल के ऊपर अगर अपन पानी डाल दे तो फ्रिक्शन क्या होगा, और कम हो जाएगा। तेल डाल दे और कम हो जाएगा। लेकिन अगर मार्बल के ऊपर अपन रेता डाल दे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर अपन ने, मैं 3 कंडीशंस ले रहा हूं समझाने के लिए, इसलिए बोल रहा हूं बेटा इस चैप्टर को आप समझते हुए चलना। 10th में ये चैप्टर बहुत काम आएगा, और रिश्ता अभी से बना लो क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और जिनको मैथ्स या आईटी करना है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। वैसे साइंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायो वालों के लिए बस 10 तक इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन मैथ्स वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सो मार्बल में अगर 3 केस में डालता हूं, मार्बल में आप पहले डाल दो क्या, वाटर, तो ठीक है, उसके बाद आप डाल दो ऑयल, और एक डाल दो आप सैंड, ठीक है। अच्छा, वाटर डालने से फ्रिक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। अच्छा बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो एस के स्टार मतलब ट्रिक, ठीक है। ट्रिक लगाओ बस, चुपचाप देखो, स्लिपिंग, फिसलना बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर फिसलना बढ़ेगा मतलब फ्रिक्शन घट रहा है, और फिसलना अगर घटेगा तो फ्रिक्शन मतलब बढ़ रहा है। अगर आप मार्बल के ऊपर पानी डाल दिए तो फिसलने का डर बढ़ जाएगा, अगर फिसलने का डर बढ़ेगा मतलब फ्रिक्शन घट जाएगा, ठीक है। ऑयल डाल दो तो फिसलने का डर और बढ़ जाएगा, मतलब फ्रिक्शन और घट जाएगा, ठीक है, ज्यादा घट जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सैंड डाल दो। अच्छा, सैंड डालने की वजह से मार्बल नेचर थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। मतलब अब स्लिपिंग का टेंशन थोड़ा सा कम हुआ। अब जब स्लिपरी नेचर कम हुआ मतलब फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, और कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं, चलिए आइए। सो पहला एग्जांपल हो गया, वी अप्लाई ब्रेक्स टू स्टॉप आवर व्हीकल, ठीक है। वी स्लिप व्हेन स्टेप ऑन बनाना पील, क्योंकि बनाना जो छिलका, बनाना पील, पील क्या होता है बेटा, छिलका, ठीक है। पील मींस छिलका, ठीक है, छिलका। बच्चों अगर हिंदी की स्पेलिंग गलत हो तो इग्नोर कर देना, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, ठीक है। अच्छा, वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील, जैसे बनाना के छिलके पे अपन पैर रखते हैं तो अपन फिसल सकते हैं। क्यों फिसल सकते हैं, अगर फिसलना बढ़ रहा है मतलब बनाना के छिलके की वजह से फ्रिक्शन कम हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन अपन बढ़ा रहे हैं, तभी कुछ चीज रुकेगा ना बेटा। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए वेट और स्लिपरी सरफेस, वही हमने बात किया मार्बल में, और मार्बल के ऊपर पानी डाल दो तो उसके ऊपर चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो चुका है उसमें, कम हो चुका है, ठीक है। अब बुक स्लाइड्स एंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, ये एक एक्टिविटी है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक टेबल लो, टेबल में एक बुक को हल्का सा पुश करो तो बुक चलते चलते कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, ठीक है। क्या हमेशा चलता रहेगा, नहीं, कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। तो जो रुका है, क्यों रुका है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन का भी अपन और डिटेल में देखेंगे, रुकने का मतलब फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है, लेकिन आखिर फ्रिक्शन काम कैसे करता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। बस इतना समझ जाओ, दो चीजें जब रब होंगी, ठीक है, दो चीजें जब रब होंगी तो बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, सो बेटा यहां पर अब बुक स्लाइड्स एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम बाद तो रुक ही जाएगा। अब रोलिंग पेन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, ये मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि मैं बुक वाला तो यहाँ पर आसानी से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा रिकॉर्ड करना, क्योंकि अभी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। लेकिन कभी अपनी एक्टिविटी क्योंकि एनसीईआरटी में कभी ना कभी परफॉर्म करेंगे। ओके, सो बात ये है, अब रोलिंग पेन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, जो रोलिंग पेन है कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, करके देखें, चलो करके देखते हैं। पेन नहीं, अपन मार्कर ले लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर अपन ने एक बुक ले लिया, ठीक है, ये अपन की साइंस की एनसीईआरटी है, ठीक है। अच्छा ये देखो, मैंने यहाँ पर ये मार्कर रखा, ठीक है। अब मार्कर को मैं क्या करूंगा बेटा, हल्का सा धक्का दूंगा, क्या रुका, हाँ, थोड़ा सा और प्रेशर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, अरे अरे, ठीक है, थोड़ा सा ये हाथ मेरा सीधा नहीं हो रहा है, मैं दूसरा बुक लेके देखता हूँ, ठीक है। ओके, ये, हाँ ये सही है बेटा, ठीक है, ये थोड़ा सही है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये मार्कर रखा, मार्कर को मैंने धक्का दिया, रुक गया। तो रुका क्यों, चलता क्यों नहीं रहा, एक्चुअली बात ये थी, इसमें क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट लगातार मूव नहीं कर सकता। हाँ, क्या अपन फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ, क्या फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं, हाँ, कैसे, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या फ्रिक्शन को पूरी तरीके से जीरो कर सकते हैं, नहीं, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बेटा इसको आप प्लीज कुछ एग्जांपल्स है नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर से आपको इसको एक बार शो कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये फिर से एक मार्कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर धक्का दिया, क्या ये रुक गया,
हाँ रुक गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, सो बच्चों इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स इसके प्रॉपर बनाइएगा क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। अपन क्वेश्चन में आप समझते हैं फ्रिक्शन काम कैसे करता है, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, तो अपनी बेल्ट बांध दीजिए और चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शन की जर्नी। अपन को दोस्ती कर चुके हैं, अब हमको दोस्ती और मजबूत करनी है, तो शुरू करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन, अभी हमने नोटिस किया था कि फ्रिक्शन जो था क्या अपोजिट वर्क करता है। हाँ, अरे ये बताओ भैया कि गाड़ी अगर ऐसे चल रही है तो अगर ऐसे धक्का लगाओगे तो गाड़ी तो आगे चलती रहेगी ना। जब इधर से ऐसे धक्का लगाओगे तभी तो गाड़ी रुकेगी। तो मान लो एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, मान लो मैंने स्केट्स पहने हुए हैं, स्केट्स जानते हो जिससे अपन फिसलते हैं। ठीक है, स्केट्स, ठीक है, एक चप्पलों के ऊपर चक्का लगा के एक नया ट्रेंड रहता है। ठीक है, हमने भी खूब खेला, मजा आता है उसमें। ठीक है, गिरते भी बहुत है। तो अब बात समझो, मैं अगर स्केटिंग करके आगे बढ़ रहा हूँ, स्केटिंग करते करते अगर मेरे कोई पीछे से धक्का देगा, पीछे से धक्का दे रहा है, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से। मैं अगर स्केटिंग करते करते आगे जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, स्केटिंग कर रहा हूँ मान लो, तो अगर मेरे को कोई पीछे से धक्का देगा तो मैं आगे जाऊंगा स्पीड से ना, मेरी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन वहीं पर कोई सामने से धक्का देगा तो मेरी स्पीड क्या होगी, रुकेगी। और ये बताओ, चलती कार को फ्रिक्शन रोक रहा था कि और कि आपकी चलती कार को और स्पीड कर रहा था, रोक रहा था ना। चलती कार चलते चलते अपने आप कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। मतलब धक्का जो है कहां से लग रहा है, पीछे से कि सामने से, सामने से। और सामने का मतलब बायोलॉजी साइंस में अपोजिट भैया, अपोजिट। ठीक है, सो यहाँ तो बात समझना, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है अप्लाइड फोर्स से हमेशा कैसा काम करता है, अपोजिट काम करता है। वो भी अपन डायग्राम के साथ थोड़ा देखेंगे। दैट इज इफ force is applied on the left, friction acts towards right, and if force is applied on right, friction acts towards left। चलो थोड़ा सा और, वैसे समझ ही गए होगे आप लोग, स्मार्ट हो यार आजकल के बच्चे हो। ठीक है, लेकिन समझ लेते थोड़ा सा एक बार। अगर बात करो, मैंने लास्ट टाइम इसको यहां से यहां किया था, तो ये क्या है, मेरा क्या है, आपके लिए शायद ये लेफ्ट होगा। चलिए आपके लिए बंद बात करते हैं। तो मान लो ये आपका लेफ्ट है, मेरा तो राइट ना, ये मेरा राइट है, तो आपके अगर लेफ्ट है, तो अगर मैं यहाँ पर पेन को रख के इसको ऐसे आगे धकेल रहा हूं, तो फोर्स किधर लगा, लेफ्ट टू राइट। लेकिन फ्रिक्शन क्या लगा, राइट टू लेफ्ट, तभी तो पेन रुका। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर पेन रखा। ठीक है, अच्छा थोड़ा हाथ सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, धक्का इसको ऐसे देता हूँ इस तरफ। ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो मैंने इसको एक मिनट बच्चों, धक्का दिया राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अभी रुक गया। मतलब बात समझो, फोर्स जो अप्लाइड मैंने किया वो राइट से लेफ्ट, लेकिन जो फ्रिक्शन लगा वो लेफ्ट से राइट। मतलब फ्रिक्शन हमेशा जो अप्लाइड फोर्स है उससे अपोजिट काम करता है। तो ठीक है भैया, समझ में आएगा वहां, चलो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ओके सर, डन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ मार्कर एंड बुक। याद है हमारा लास्ट एग्जांपल मार्कर और बुक वाला जो आपने अभी फिर से परफॉर्म किया। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है आखिर लग किधर रहा है। ठीक है, जो सरफेस होती है जहां पर दोनों चिपक रहे हैं, एग्जाम्पल अगर मार्कर और बुक कर ले तो कुछ ऐसा मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ा सा समझिएगा। जो दोनों के बीच का जो सरफेस है, ठीक है, जो दोनों के बीच का सरफेस है बच्चों, एक मिनट। ठीक है, सो जो दोनों के बीच का सरफेस है, एक्चुअली उसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। कैसे लग रहा है वो अपन माइक्रोस्कोप लेवल पे भी देखेंगे और अभी देखेंगे, बस थोड़ी सा इंतजार करो और आओ देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है, ये हमारा बुक हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने बनाया है ये हमारा क्या है बेटा, इट इज आवर मार्कर। ठीक है, ये हमारा मार्कर है। ओके सर, अब हमने इसको स्लाइडिंग किया था, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शो किया समझाने के लिए। तो फ्रिक्शन लग किधर रहा है, ठीक है, ये देखो पतली सी लाइन, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर क्वालिटी अच्छे समझ वाली, देखो बेटा ये पेन की पतली सी लाइन गई हुई है, मतलब एक सरफेस ये पेन की, और ये नीचे वाली किसकी सरफेस है, बुक की। ऊपर वाली पेन की सरफेस, नीचे वाली बुक की सरफेस, और इसके बीच में लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, ये मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं, इसके बीच में लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, इट इज द फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा सर, मतलब जो ऊपर वाली जो सरफेस है वो किसकी है, मार्कर की, और जो नीचे वाली है वो किसकी है बेटा, बुक की। ओके, ठीक है, तो ये ऊपर वाली सरफेस मार्कर
सरफेस, और जो नीचे वाली सरफेस है वो किसकी सरफेस है बेटा? बुक सरफेस। ओके बच्चों, ठीक है। हाँ बेटा, अब ध्यान देना यहाँ पर। सो बेटा जैसे आप देख सकते हो फ्रिक्शन लग किस रहा है? दोनों सरफेस के बीच में। अच्छा बीच में क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है? अब एक बात बता रहा हूँ, मैं लिखवाऊंगा फिर से, ठीक है। दोनों, कोई भी सरफेस इस दुनिया में एकदम स्मूथ नहीं है। जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, देखो देखने में तो ये मार्कर एकदम टनाटन दिख रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप तो पता होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी सरफेस खुरदुरी होती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ किसकी सरफेस ज्यादा रफ होगी, ठीक है? एक यूज मार्कर की या एकदम नए मार्कर की? एकदम नए मार्कर की। अच्छा, एक ऐसे बुक की मैं अच्छा बता देता हूँ, ठीक है। एक अगर ये बुक है, ठीक है, हमने इसकी इसकी फ्रिक्शन या फिर इसमें रफनेस, ठीक है, या इरेगुलरिटीज, चलो अपन इरेगुलरिटीज बोले ना, तो इसमें इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी कि इसके ऊपर कवर चढ़ा दे उसमें? इसमें इरेगुलरिटीज ज्यादा है, ठीक है, समझ पा रहे हो? और इरेगुलरिटीज ज्यादा है मतलब फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। इरेगुलरिटीज मतलब बेटा गड्ढा, ठीक है, गड्ढा, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा और जूम करें तो मान लो अगर मैं ये पेन का सरफेस बना रहा हूं, जो मार्कर है हमारा, मार्कर का सरफेस है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें चल रही है, जो बता बड़ी खतरनाक बातें चल रही है, थोड़ा समझना, ऐसे बोल रहा हूँ, दोस्ती कर लो, थोड़ा दोस्ती में टफ है, लेकिन एक बार जब दोस्ती हो जाएगी ना, तो बेटा फिर बस दोस्ती के प्यार खिलेंगे, सॉरी मतलब फूल खिलेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे क्या है बेटा, मैंने क्या बना दिया है, ये कौन सी सरफेस हो गई? बुक की सरफेस, ठीक है। मतलब ये ऊपर कौन सी है? चलो यहां से मैं फिर नोट करता हूं, ऊपर वाली सरफेस मार्कर की सरफेस है, और नीचे वाली सरफेस बुक की सरफेस है, ठीक है। अच्छा, जब ये चलते हैं और घिसते हैं तो बीच में कई बार क्या होता है, इंटरलॉक हो जाते हैं, मतलब देख रहे हो कि जगह जगह आके इंटरलॉक होंगे, ठीक है। मतलब इंटरलॉकिंग मतलब आपस में एक दूसरे से लॉक हो गए, ठीक है। जैसे ये हमारे ये सिस्टम क्या ऊबड़ खाबड़ है? हाँ ये ऊबड़ खाबड़ है, ये ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। अपन इसको ऐसे करेंगे, क्या इंटरलॉक हो सकते हैं? हाँ ये इंटरलॉक ऐसे हो गया, देखो इंटरलॉक हो गया, ठीक है। अच्छा मतलब ये देखो इंटरलॉक हो रहा है, मतलब स्लाइड होने की वजह से यहाँ पर खुरदरा सरफेस है, और जितना इरेगुलरिटीज ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, वो भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हमने ये पॉइंट समझा कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ओके सर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स बिटवीन सरफेस ऑफ मार्कर, ठीक है, एंड बुक, ठीक है। मतलब कोई भी सरफेस जो फ्रिक्शन हो रही है, तो फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट सरफेस, वही बात है जैसा मैंने एग्जांपल लिया, एक बुक है जिसमें कवर नहीं चढ़ी है, और एक बुक है जिसमें कवर चढ़ी हुई है, ठीक है, तो दोनों में फ्रिक्शन अलग अलग होगा, जिसमें इरेगुलरिटी ज्यादा उससे फ्रिक्शन भी ज्यादा, ठीक है। उसको मैं भी लिखा दूंगा थोड़ी देर में, ओके। नेक्स्ट है, वी कैन मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसको अपन स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है बच्चों। सो इसकी वजह से, इसकी हेल्प से अपन किसी का भी फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो अपन मेजर कर सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा काम कैसे करते हैं वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस के बारे में ऐसा लिखते हैं स्प्रिंग बैलेंस, इसको बता देता हूँ। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक डिवाइस था, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो मैंने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है उसको मेजर करने में ये काम आता है, और मेनली अपन इसको फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। कैसे वो भी अपन बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच, इसके इस जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, ठीक है। स्प्रिंग मतलब जानते हो, कॉइल मतलब लपेटा हुआ, कॉइल्ड स्प्रिंग होती है जो कि स्ट्रेच होती है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। कब? जब एक फोर्स अप्लाइड होगा, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, ओके। अच्छा, अमाउंट ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेच, जितना स्प्रिंग स्ट्रेच होगी मतलब फोर्स उतना ज्यादा है, वही मैंने लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेच, ठीक है। amount of spring stretch can be seen with the help of मूविंग पॉइंटर, ठीक है, ऑन स्केल, ठीक है। एक पॉइंटर होता है जो मूव करता है, कहां पर है? ये ऐसा पॉइंटर है। चलो तो अपन समझते हैं बेटा, ऐसा ही इसको अपन, इस जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। कई बुक्स में स्प्रिंग स्केल भी दे रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन एनसीईआरटी में स्प्रिंग बैलेंस दिया है तो अपन स्प्रिंग बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसका बेटा अपर हुक होता है, ओके सर, कहीं पर फंसाने के लिए, ओके। ये इसकी पूरी बीच की बॉडी है, ठीक है, पूरी मिडिल बॉडी है, ठीक है, दिस इज द बॉडी, ओके। अच्छा, यहां पर आपको एक रेड कलर से दिखा होगा छोटा सा पॉइंटर, ये क्या है बेटा? इट इज द
पॉइंटर, ठीक है सर। अच्छा, ये जो आपको मैंने ब्लू कलर से बनाया स्केल, ये क्या है हमारा रीडिंग स्केल, जो पूरी बॉडी में प्रिंटेड रहता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर लास्ट के हिस्से में जो मेन पार्ट है, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, कॉइल स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है वो कॉइल है, ठीक है, कॉइल स्प्रिंग है। और लास्ट में सबसे लोअर हुक, ठीक है, इट इज द लोअर हुक, ठीक है। अपर हुक, बॉडी, पॉइंटर, रीडिंग स्केल, कॉइल स्प्रिंग और लोअर हुक, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे क्या होता है, अपन इस एक हुक को कहीं पर फंसाते हैं, दूसरे हुक को कहीं पर फंसाएंगे, और इस हुक को अपन खींचेंगे, और जितना खींचेंगे उतना पॉइंटर मूव करेगा। इससे अपन को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि बात करी जाए, एक ईटा लेंगे अपन एग्जांपल के तौर पे, एक ईटा लिया हमने यहाँ पर अटैच किया, ठीक है, और हम क्या करेंगे, सॉरी, ईटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है। हमने ईटा को कहाँ पर अटैच किया, लोअर हुक में, और अपन अपर हुक को पकड़ के खींचेंगे। मैं इसको डायग्राम के साथ बताऊंगा। खींचने पर कुछ टाइम के बाद, थोड़ा थोड़ा पहले क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पहले कॉल स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, और कुछ टाइम के बाद ईटा मूव करने लगेगा। क्यों, फ्रिक्शन। अच्छा, ईटा के ऊपर आप पॉलिथीन लपेट दो, तो अब क्या होगा, स्प्रिंग उतनी खींचेगी नहीं, कम खींचेगी। और एक काम करो, ईटा के ऊपर एक बोरा लपेट दो, तो स्प्रिंग अब और ज्यादा खींचेगी। इसके बारे में अगर अभी नहीं आया हो, डोंट वरी, अपन डिटेल में बात करेंगे बस कुछ टाइम में ही, ठीक है। तो बस आपको अभी इतना समझ में आना चाहिए कि जो फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स से जस्ट अपोजिट काम करता है, तभी तो चीजें रुकेंगी बेटा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन सरफेस एंड मार्कर, बेटा जो दो सरफेस के बीच में काम करता है फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट सरफेस, बड़ी बात है, जिसमें इनरेगुलरिटीज ज्यादा होगी उसमें फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। और हम किसी भी फोर्स को या फ्रिक्शन को बात की जाए, तो अपन किसकी हेल्प से बेटा इसको मेजर कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से अपन मेजर कर सकते हैं। तो मतलब अपन इसके मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब बेटा स्केल, स्केल या नंबर, ठीक है, नंबर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर में, ठीक है। ओके, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को अपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन है बेटा, ठीक है, जो कि मैं आपको रीड करके बता देता हूं, ठीक है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना एक मैथमेटिकल वैल्यू है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से डायग्राम बनाइए, क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। सो बस जल्दी मिलते हैं आगे, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। हेलो बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या फ्रिक्शन हर सरफेस में एक जैसा रहता है। नहीं, हम बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए एक्टिविटी देखेंगे, लेकिन शुरुआत में उसके पहले दो अपने पॉइंट्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट अप्लाइड फोर्स, हाँ बड़ी बात है, जो अपने फोर्स अप्लाई किया है उसके अपोजिट है, तभी उसको रोकेगा, ठीक है। एग्जाम्पल गाड़ी, ओके, ठीक है, गाड़ी ऐसे चल रही है, सामने से अप्लाइड फोर्स है, मतलब अप्लाइड फोर्स कैसा है, सॉरी ऐसे है, तो फ्रिक्शन कैसा है, ऐसे है। और अगर गाड़ी ऐसे चल रही है तो अप्लाइड फोर्स ऐसे है, तो फ्रिक्शन ऐसे है। मतलब फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट, एंड सो मतलब अपोजिट होगा तो मतलब क्या करेगा, अपोज करेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। ओके, ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है सर। फ्रिक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट सरफेसेस, ठीक है। अब हर सरफेस में फ्रिक्शन अलग अलग होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। मतलब एकदम जीरो कभी नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। ये एक्टिविटी अलग है, ठीक है। मतलब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन एकदम जीरो हो नहीं सकता, थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज तो रहेंगी रहेंगी, ठीक है। ये बात आप नोटिस करेंगे बाद में। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए हमने क्या लिया है, हमने एक ब्रिक लिया, ब्रिक मतलब ईटा, कभी लड़ाई हुई तो ईटा के मारे होंगे ना किसी को, वो ईटा बेटा, ठीक है। सो ब्रिक लिया, नीचे सीमेंटेड फ्लोर है, सीमेंट फ्लोर के ऊपर हमने ब्रिक रखा, और उसमें हमने क्या लगा दिया, अभी हमने क्या बोला था, इसको स्प्रिंग बैलेंस बोला था, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर दिया, मुझे ब्रेक लिया, एक खीरा ठोका, और उसमें हमने ये अपर हुक अटैच कर दिया, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ब्रिक लेके एक खीरा ठोक के उसमें अपर हुक अटैच कर दिए स्प्रिंग बैलेंस का, और लोअर हुक को अपन पकड़ेंगे और खींचेंगे, ठीक है। अब
बात ये हमने तीन कंडीशंस रखी है। पहली कंडीशन में ब्रिक, ये नॉर्मल केस वाला है। दूसरी कंडीशन में ब्रिक के ऊपर हमने क्या लगा दी है, पॉलीथीन की कवरिंग लगा दी है। ठीक है, तो ये जो आपको ये ब्लू कलर से है वो क्या एक्चुअली पॉलीथीन है बेटा। ठीक है, हमने ब्रिक के ऊपर क्या लगा दिया, पॉलीथीन लगा दिया। और यहीं पर हमने ब्रिक के ऊपर क्या लगा दिया, ज्यूट बैग। ठीक है, ज्यूट बैग क्या होता है, ठीक है, आजकल के टाइम पर तो आप लोग जूट बैग ज्यादा नहीं देखते होगे, पहले टाइम में बहुत जूट बैग चला करते थे। बोरी, इसको अपन हिंदी में बोरी बोलते हैं। याद है, एक बोरी तो आती है प्लास्टिक टाइप की, आजकल आटा चावल वही आता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। एक बोरी होती है ब्राउन कलर की, जिसको मेनली गांव वाले उसको सिलते हैं। ठीक है, मतलब वीव करते हैं। ठीक है, वो ब्राउन कलर की होती है, आजकल बहुत कम यूज में होती है। ठीक है, आजकल तो सिंथेटिक बोरी ज्यादा यूज हो रही है। एक ब्राउन कलर की बोरी है, अगर आपको नहीं पता आप जूट बैग सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो जूट बैग एक्चुअली कुछ नेचुरल फाइबर से बना होता है। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा रफ होता है। ठीक है, बस इतना बता दूं, जूट बैग क्या होता है, रफ होता है। ठीक है, जूट बैग जो होता है वो रफ होता है। और जो हमारा पॉलिथीन है वो क्या होता है, स्मूथ होता है। ओके सर, ठीक है, तो चलो तीनों कंडीशंस में हम इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम जब खींच रहे हैं, ठीक है, ये ब्रिक अकेला ब्रिक है, ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन, अब यहाँ पर ब्रिक के ऊपर जूट बैग। पहले तो अपन ये डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन किसके किसके बीच में है। ठीक है, यहाँ पर तो फ्रिक्शन की बात की जाए बेटा, यहाँ पर सीमेंटेड फ्लोर तो सभी में है। हाँ, तो सीमेंटेड फ्लोर एंड फर्स्ट केस में सीमेंटेड फ्लोर के साथ क्या है, ब्रिक। ठीक है, ब्रिक का सरफेस। लेकिन यहां पर क्या हो गया बेटा, ठीक है, इसको अपन ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सीमेंटेड फ्लोर में शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, सीमेंटेड फ्लोर के साथ क्या ब्रिक है, नहीं, किसकी लेयर है बेटा, पॉलीथीन की। एंड पॉलीथीन लेयर या सरफेस कुछ भी। ठीक है, ओके, अगर यहां पर बात किया जाए तो यहां पर क्या है, सीमेंटेड लेयर। ठीक है, सॉरी, सीमेंटेड फ्लोर कुछ भी, सीमेंटेड लेयर, सीमेंटेड फ्लोर। ठीक है, या सीमेंटेड फ्लोर ही कर दो, सीमेंटेड फ्लोर वाली लेयर। और क्या है बेटा यहाँ पर, ज्यूट बैग, ज्यूट बैग। ठीक है, समझ चुके हो ना, क्योंकि देखो अगर आप नोटिस करोगे तो फ्रिक्शन किसके बीच में रहता है, दो सरफेस के बीच में। तो यहाँ पर सरफेस कौन से है, नीचे वाला सीमेंटेड फ्लोर और ऊपर वाला ब्रिक, और बीच में लग रहा है हमारा फ्रिक्शन, रेड कलर से मैं फ्रिक्शन शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाला सीमेंटेड फ्लोर, ऊपर वाला पॉलीथीन लेयर, और बीच में हमारा क्या आ गया बेटा, फ्रिक्शन। ठीक है, नीचे वाला सीमेंटेड फ्लोर, ऊपर वाला ज्यूट बैग, और बीच में क्या आ गया हमारा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमने जो बीच में बनाया हुआ है रेड कलर वाला, वैक्चुअली क्या है बेटा, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स। और ये पता है ना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उल्टा करेगा। मतलब अच्छा सोचो, अगर अपन ऐसे खींच रहे हैं हर कंडीशन में, नोटिस करना, हर कंडीशन में अपन ऐसे खींच रहे हैं, कितना खींचेगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे खींच रहे हैं, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट। तो मतलब अगर अप्लाइड फोर्स है ये, अप्लाइड फोर्स है ये, तो फ्रिक्शन होगा ये, अप्लाइड फोर्स ये, तो फ्रिक्शन होगा ये। ठीक है, अच्छा, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स की अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन ये है बेटा। ओके, ठीक है, अप्लाइड फोर्स समझ गए ना, मतलब हमेशा क्या होगा, अपोजिट है। अच्छा, तो सरफेस ब्रिक एंड सीमेंटेड फ्लोर, पॉलीथीन एंड सीमेंटेड फ्लोर, और यहाँ पर जूट बैग एंड सीमेंटेड फ्लोर। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद बस ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कुछ चीजें लिखी हुई है, ASK स्टार। ठीक है, यहाँ पर आप डाल देना ASK स्टार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी समझ लीजिए, किसी में भी इरेगुलरिटीज, मैंने बताया था ना, कोई भी सरफेस एकदम प्रॉपर स्मूथ नहीं होती, माइक्रोस्कोप पे देखने पर हमको पता चलता है कि वहां पर कुछ इरेगुलरिटीज हैं, मतलब गड्ढे गुड्ढे हैं। ठीक है, तो अगर इरेगुलरिटीज कभी जीरो हो सकती है, नहीं, और इसलिए फ्रिक्शन भी जीरो नहीं हो सकता। तो बात समझना, इरेगुलरिटीज अगर बढ़ेंगी, ठीक है, किसमें बढ़ेंगी, रफ सरफेस में, तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो स्लिपिंग नेचर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर इरेगुलरिटीज घटेंगी, ठीक है, और फ्रिक्शन क्या होगा उसकी वजह से भी घटेगा, मतलब इरेगुलरिटीज घटी तो फ्रिक्शन भी घटेगा, लेकिन स्लिपिंग क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये चीज तो याद होगा ना, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फिसलना घटेगा, और फ्रिक्शन घटेगा तो फिसलना बढ़ेगा। लेकिन इरेगुलरिटीज
रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज्यादा, स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज कम। ठीक है, चाहे तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को अपन को पूरा अच्छे से नोट्स कंप्लीट करना है बेटा। ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, ये नॉर्मली स्मूथ सरफेस में होता है। ठीक है, स्मूथ। ठीक है, ओके। हाँ, रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज ज्यादा, और इरेगुलरिटीज ज्यादा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा, और इसकी वजह से स्लिपिंग कम। और यहाँ पर इरेगुलरिटीज कम तो फ्रिक्शन कम और स्लिपिंग नेचर ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, अब बात समझना। स्प्रिंग एक्सटेंशन, ठीक है, तो उसको अपन बाद में करेंगे। तो बात समझना, यहाँ पर ब्रिक है और बेटा सीमेंटेड फ्लोर है। अपन जब इसको खींचेंगे तो देखो नॉर्मल कंडीशन से क्या इसमें स्प्रिंग खींचा है, हाँ बिल्कुल खींचा है। कुछ टाइम तक स्प्रिंग खींचेगा और स्प्रिंग खींचने के बाद फिर ब्रिक मूव करना शुरू कर देगा। क्यों? अब अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो चुका है फ्रिक्शन से। बात समझना, फ्रिक्शन इस ईटे को रोक के रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम इसको खींचना शुरू करेंगे तो पहले तो ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। ठीक है, और स्ट्रेच होने के कुछ टाइम के बाद अब ये ब्रिक मूव करने लगेगा। क्योंकि मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि नाउ द फ्रिक्शन फोर्स इज स्मॉलर देन द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसको आप लिख लो, मैंने लिख रहा हूं। ठीक है, आप ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो या डायग्राम में पहले लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप याद से लिख लेना कि when the applied force is more than friction, ठीक है, तो the brick starts moving। ठीक है, बात बड़ी बात है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो रुका रहेगा। ठीक है, जैसे ही अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो ये मूव करने लगेगा। तो एक बात नोटिस करना, यहाँ पर ब्रिक में इरेगुलरिटीज है, हाँ। सीमेंटेड फ्लोर में इरेगुलरिटीज है, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर इरेगुलरिटीज अगर अपन मान ले कि ज्यादा ही होते फिर भी ठीक है, नॉर्मल सीमेंटेड में क्योंकि सीमेंट का है, एकदम मार्बल तो है नहीं, और ब्रिक में भी इरेगुलरिटीज होंगे। तो इरेगुलरिटीज है ज्यादा तो फ्रिक्शन भी होगा बेटा ज्यादा, और फ्रिक्शन होगा ज्यादा तो स्लिपिंग नेचर कम। ठीक है, आप देख सकते हो। अच्छा, यहां पर बात की जाए, अगर हमने पॉलिथीन ले लिया तो पॉलिथीन तो चिकना होता है, स्मूथ होता है, पता है ना, और स्मूथ में इरेगुलरिटीज होती है कम, और जब इरेगुलरिटीज होंगी कम तो फ्रिक्शन भी होगा कम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जूट बैग थोड़ा खुरदरा होता है नेचर में, ईटा से भी ज्यादा, मतलब रफ होता है। और अगर रफ होता है तो फ्रिक्शन ज्यादा की बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर से रिपीट करते हैं, इसमें इरेगुलरिटीज ज्यादा की बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इसमें इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू ब्रिक, इसलिए फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा। एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें है? इसमें इसमें किसमें? इसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जूट बैग में, उससे कम नॉर्मल वाले में, और उससे कम बेटा पॉलीथीन में। इसलिए फ्रिक्शन जहां पे ज्यादा होगा वहां पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आप बात समझना, थोड़ी चीजें खतरनाक हो रही है। अगर नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है, तो इरेगुलरिटीज ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, और एक्सटेंशन क्या होगा यहाँ पर? नॉर्मल एक्सटेंशन, मतलब स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुई है, एक्सटेंड खींची है। ठीक है, यहाँ पर बेटा देख सकते हो इतनी एक्सटेंड हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात की जाए, पॉलिथीन स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब इरेगुलरिटीज इसमें कम, और इरेगुलरिटीज कम तो फ्रिक्शन भी कम, और जब फ्रिक्शन होगा कम तो एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, लेस लेस हो जाएगा। खुद देख सकते हो बेटा यहाँ पर एकदम थोड़ा सा में एक्सटेंशन हुआ है इतने से जगह पर। ठीक है, लेकिन अगर जूट बैग यूज करेंगे, जूट बैग में इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा तो फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा, और जब फ्रिक्शन होगा बहुत ज्यादा तो एक्सटेंशन होगा वेरी मच या वेरी हाई, कुछ भी वेरी हाई। देखो यहाँ पर एक्सटेंशन ई ई, ठीक है, सीधा थोड़ा लाइन नहीं बना है, सीधा लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अभी प्रॉपर्ली सीधा नहीं बना है, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा समझ जाना। ठीक है, सीधा ये लगभग, क्योंकि अब रात के लगभग 11:15 हो रहे हैं और मैं बहुत थक चुका हूँ। ठीक है, तो हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अपन करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है, भली क्लास में 50 में से 2 ही अच्छे से पूरा लेक्चर देखें, लेकिन उस लेक्चर के लिए उनके लिए है, क्योंकि वो 2 भी बाद में चल के कहीं ना कहीं मेरे को याद करेंगे। टीचर का तो काम ही है यार। ठीक है, टीचर अगर मेहनत करे और बच्चा मेहनत करे तो मतलब बच्चे की लाइफ चल जाती है, और हम टीचर्स को तो यही चाहिए कि आप कामयाब हो जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर
हाँ सर, ये सब इमोशनल का क्या, पार्टी के मना मत करना। नहीं नहीं बेटा, पार्टी मिलेगी, पक्का मिलेगी। चलो अभी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रिक्शन हम हमेशा अपोजिट वर्क करता है। हाँ सर, ठीक है। फ्रिक्शन हर सरफेस में अलग अलग होता है, जो हमने अभी देख लिया। फिर से रिपीट, एक्टिविटी में ईटा लिया, ब्रिक लिया, नीचे सीमेंट फ्लोर लिया, इसमें क्या अटैच किया हमने, स्प्रिंग बैलेंस। लेकिन अब तीन कंडीशन ली। नॉर्मल कंडीशन में ईटा लिया, ईटे के ऊपर हमने ब्रिक के ऊपर पॉलिथीन कवरिंग कर दी, और ब्रिक के ऊपर हमने जूट बैग की कवरिंग कर दी। नॉर्मल कंडीशन में जो एक्सटेंशन है वो होगा नॉर्मल। पॉलिथीन वाले में एक्सटेंशन होगा कम, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो चुका है, कम। और फ्रिक्शन कम क्यों हुआ, क्योंकि इररेगुलरिटीज क्या थी, कम। ठीक है। और यहाँ पर जूट बैग में एक्सटेंशन होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन भी है बहुत ज्यादा। और फ्रिक्शन बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इररेगुलरिटीज भी थी बहुत ज्यादा। तो ये एस के स्टार अब समझ में आया। अभी तो एक कर ले रहे हो, क्वेश्चन में कुछ और चीज आएगा और हड़बड़ी है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग में सोचना नहीं है, बस ये ध्यान देना है, इररेगुलरिटीज ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा तो स्लिपिंग नेचर कम, इररेगुलरिटीज कम तो फ्रिक्शन भी कम और स्लिपिंग ज्यादा। ठीक है। और रफ में इररेगुलरिटीज ज्यादा होती है और स्मूथ में इररेगुलरिटीज कम होती है। लेकिन कोई भी सब्सटेंस में इररेगुलरिटीज जीरो नहीं होती, और जीरो नहीं होती इसलिए फ्रिक्शन भी जीरो नहीं होता। तो बच्चों प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट बनाओ। हाँ, ज्यादा डायग्राम में आपको कलरिंग का नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट ब्लैक, ब्लू और थोड़े बहुत एक दो कलर का यूज करो, ताकि आप जब एक महीने बाद कभी खोलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, मतलब आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। तो इसको प्लीज नोट डाउन करिए। अपन मिलते हैं, ठीक है, जल्दी से फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो बात कर चुके हैं उसका बस थोड़ा सा हम थ्योरी वाला पार्ट देखने जा रहे हैं। तो फटाफट इसको अपन कंप्लीट करते हैं, बहुत इजी सा पार्ट है। ठीक है, पहले वर्किंग ऑफ फ्रिक्शन वैसे तो आप समझ चुके हो, पर थ्योरी में इतनी जरूरी, कभी क्वेश्चन आपका आ जाएगा एग्जाम में तो आप प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन कर सको। ठीक है। सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस इन कांटेक्ट। मान लो, ठीक है बेटा, वही चीज है, मतलब फ्रिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो दो सरफेस के बीच में क्या है, इररेगुलरिटीज, वो क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरलॉक कर दे रही है। जैसे बात किया जाए, मेरे ये हाथ है, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे आते तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, इररेगुलरिटीज। ठीक है, जो गड्ढे गड्ढे हैं, इररेगुलरिटीज, दो सरफेस के बीच में इररेगुलरिटीज को क्या कर दे रहे हैं बेटा, ऐसे पकड़ ले रहे हैं। सो यहाँ पर ये पहली सरफेस मान लो, ये दूसरी सरफेस मान लो। ठीक है। अब इनके बीच में जो इररेगुलरिटीज हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरलॉक कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या कोई भी ऐसा सरफेस हो सकता है जिसमें एक भी इररेगुलरिटीज ना हो, माइक्रोस्कोप लेवल पर भी? नहीं, मतलब माइक्रोस्कोप लेवल पर तो आज तक ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं बना, कोई मटेरियल नहीं बना जिसमें इररेगुलरिटीज एक भी ना हो। तो बेटा यहां पर देखते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट, मतलब दोनों। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों रफ होंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा, एक रफ होगा तो फ्रिक्शन थोड़ा कम, और दोनों स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन और कम, बहुत कम। लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा भैया, याद है ना, ये फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मटेरियल बना ही नहीं जिसमें इररेगुलरिटीज एकदम जीरो हो। ठीक है। Okay, so even smooth surface has many microscopic irregularities. ठीक है, irregularities on both surface interlock each other. जो दोनों के सरफेस के इररेगुलरिटीज है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरलॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, इंटरलॉक, साथ में लॉक कर दे रहे हैं, इंटरलॉक कर दे रहे हैं। ठीक है। अमाउंट ऑफ इररेगुलरिटीज इज इन स्मूथ सरफेस, स्मूथ में सरफेस में, जैसे ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, इसमें इररेगुलरिटीज क्या होगी, कम की ज्यादा, कम। ठीक है। और अमाउंट ऑफ इररेगुलरिटीज इन रफ सरफेस इज मोर, ज्यादा होगी। बड़ी बात है, थ्योरी पार्ट करें फटाफट। तो इसीलिए फ्रिक्शन कहां पे ज्यादा होगा, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस, क्योंकि यहां पर इररेगुलरिटीज क्या है, ज्यादा है, याद है ना, इररेगुलरिटीज ज्यादा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा तो स्लिपिंग नेचर कम। ठीक है, वही बातें हैं। अच्छा, टू ओवरकम इंटरलॉकिंग वी नीड टू अप्लाई फोर्स। अगर कोई चीज ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब मान लो एक कोई बुक है, यहाँ पर मैंने इसको, ये मैंने मार्कर रख दिया। अब ये इंटरलॉकिंग हो चुकी है दोनों के सरफेस में। ठीक है, बात समझो, चलो उसको मैं ढक्कन भी निकाल लेता हूँ, अब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर ये इंटरलॉकिंग हो चुकी है, मार्कर। ठीक है, बहुत ज्यादा मूविंग कर रहा है, थोड़ा सा मूव कर रहा है क्योंकि मेरे हाथ थोड़ा थोड़ा शेक कर रहा है। अब अगर मेरे को इसको मूव करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको हल्का सा फोर्स दूंगा,
फोर्स दिया, मूव कर गया और रुक गया। क्यों रुका? फ्रिक्शन। फोर्स दिया, चला, रुक गया। क्यों रुका? फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन अभी स्टॉप मतलब रुके हुए स्टेज में, ठीक है। अगर इसको रुके हुए स्टेज से मेरे को इसको चलाना है तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, कम की बराबर? ज्यादा। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी को अगर रेस्ट से किसी भी बॉडी को अगर रेस्ट से हमको मूव करना है तो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी मोर देन फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ सरफेस। ठीक है, कंप्लीट। यहां पर ये भी कंप्लीट, अमाउंट ऑफ रेगुलर स्मूथ सरफेस। ठीक है, टू ओवरकम इंटरलॉकिंग वी नीड टू अप्लाई फोर्स। ठीक है, हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इंटरलॉक को बेटा खत्म करने के लिए। ठीक है, टू ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम इंटरलॉकिंग वी नीड टू अप्लाई फोर्स। ठीक है, अच्छा, इंटरलॉकिंग कैन बी डैश बाय प्रेसिंग बोथ सरफेस हार्डर। ठीक है, मान लो इंटरलॉकिंग जो है, ठीक है, इंटरलॉकिंग है, ठीक है, तो बेटा अपन इंटरलॉकिंग को क्या बढ़ा घटा सकते हैं? हाँ, बनी बात है, ये दोनों सरफेस है, सरफेस को प्रेशर से और दबा दो तो इंटरलॉकिंग बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अरे बेटा यहाँ देखो, ठीक है, ये मार्कर है, फिर से अभी इंटरलॉकिंग है, हाँ बिल्कुल है, तभी तो रुका हुआ है। अब इसके ऊपर मैं फोर्स दबा दूं, इसे मतलब मैं इसको ऊपर से नीचे दबा रहा हूं, ऊपर से नीचे, ऐसे मैंने इस मार्कर को यहाँ पर दबा दिया। अब इसकी वजह से इंटरलॉकिंग क्या मजबूत हो गई है? हाँ, और इंटरलॉकिंग मजबूत होने की वजह से अब अगर इसको मूव करना है, ठीक है, क्या फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, आपको एक चटाई, मैट, जिसको अपन मैट बोलते हैं, उसको खींचना है, लेकिन दो कंडीशंस में। एक, पहली बार चटाई खींचो जब उसके ऊपर कोई बैठा या खड़ा नहीं हो। दूसरी बार तब चटाई खींचो जब उसके ऊपर कोई बैठ जाए। इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, जब कोई इंसान उसके ऊपर बैठा होगा तब चटाई खींचने में ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि उसके बैठने की वजह से जो इंटरलॉकिंग है क्या हो चुकी है बेटा? ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़ी खांसी आ रही है, सॉरी बच्चों। ठीक है, ओके, क्या थोड़ा ठंड का माहौल है तो फटाफट देखते हैं बेटा। इंटरलॉकिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रेसिंग बोथ सरफेस हार्डर, मतलब दोनों सरफेस को अपन प्रेस कर देंगे हार्डली, ठीक है, ताकत से, तो इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, और इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। इंटरलॉकिंग जब होगी ज्यादा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा। ठीक है, इसको भी अपन कर लेते हैं फटाफट। इंटरलॉकिंग जब होगी ज्यादा तो फ्रिक्शन भी होगा ज्यादा। अच्छा, मूव और मैट, एग्जांपल अपन देख रहे हैं, कोई चटाई को खींचना है, कब? विथ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट, विथआउट अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट, जब कोई इसके ऊपर खड़ा है और जब इसके ऊपर कोई खड़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब कोई इसके ऊपर खड़ा होगा तो इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा, इसलिए फ्रिक्शन भी ज्यादा, और अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। अरे इसको खसकाने के लिए फिर अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा बेटा, ज्यादा कभी खींचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके ऊपर कोई खड़ा ही नहीं है तो इंटरलॉकिंग क्या है? कम है, नॉर्मल बोल दो, कम बोल दो। अब जब इंटरलॉकिंग कम है तो फ्रिक्शन भी कम है, और फ्रिक्शन जब कम होगा तो हल्के से फोर्स में आप चटाई भाई इजीली उसको हटा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर अब हो चुका होगा। अब आपको फ्रिक्शन से एकदम दोस्ती हो चुकी होगी, मोहब्बत हो चुकी होगी और प्यार हो चुका होगा फ्रिक्शन से। ये बेटा प्यार करना पड़ेगा, और एक बार प्यार हो जाए तो बस सभी सब्जेक्ट इजी हो जाते हैं। बस पढ़ाई करते रहिए और अपने पढ़ाई से प्यार करते रहिए, किसी और से प्यार अभी मत करिए, अभी पढ़ाई का समय है, तो प्लीज इसको फटाफट पढ़ाई कर लीजिए। अपन मिलते हैं कुछ समय में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, सो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन के एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे को समझने से पहले हमको एक क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा कि ये बताओ किसी चीज को कब पुश या पुल करना आसान होगा? ठीक है, मतलब जब वो ऑलरेडी रन कर रहा होगा या रेस्टिंग कंडीशन में होगा। रेस्टिंग मतलब रुके हुए कंडीशन में। मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, व्हाट इज इजी टू मूव ए बॉडी? कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करना कब इजी होगा? पहला कंडीशन जब वो ऑलरेडी मूव कर रहा हो, दूसरा कंडीशन जब वो रुका हुआ हो। ठीक है, तो कब इजी होगा? जब वो ऑलरेडी चल रहा होगा। एग्जांपल दे, एग्जांपल कार, कभी कार को धक्का लगाए हो? यार आजकल तो बहुत अच्छे एडवांस कार्स आने लगे, लेकिन जब मैं छोटा हुआ करता था 6 7 क्लास में, तब ऑल्टो जैसे कार्स में क्या होता था,
ठंड में हमेशा धक्का मारना पड़ता था, ठीक है। तो अब क्या करें, घर में कार थी तो थोड़ा बहुत पड़ोसियों की हेल्प लेकर धक्का मारते थे अपन। बेटा शुरुआत में जब पहली बार गाड़ी एकदम रुकी हुई है, कार रुकी हुई है, उसको स्टार्ट मतलब धक्का मारने में शुरुआत में पावर बहुत ज्यादा लगती थी, और जैसे ही थोड़ा सा गाड़ी मूव करी, पावर जस्ट हाफ लगने लगती थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुरुआत में पावर जितनी लग रही है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा गाड़ी मूव किया, पावर जस्ट हाफ लगने लगती है, ठीक है। ऐसा क्यों, तो समझते हैं। सो व्हाट इज इजी टू मूव अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, या फिर विच इज ऑलरेडी इन मोशन। सो इजी क्या है, विच इज ऑलरेडी इन मोशन, जो पहले से मोशन में है। ऐसा क्यों, बात समझना कि अगर दो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर उनके बीच में इंटरलॉकिंग होती है जिसके वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जितना ज्यादा समय लगेगा मिलेगा, मतलब जितना समय मिलेगा उतनी इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी। जैसे ये इसमें इंटरलॉकिंग अच्छे से हो रही है, अब देखना इसमें क्या इंटरलॉकिंग अच्छे से हो पा रही है, नहीं। क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि टाइम इसमें क्या हो रहा है, कम। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले से ही मूव कर रहा है तो उसमें इंटरलॉकिंग कम होगी, और जब इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगा। वही अपन रिपीट करके बेटा यहाँ पर, ऑन स्लाइडिंग बॉक्स, ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ बोथ द सरफेस, जो दोनों सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट्स हैं जो इंटरलॉक करेंगे, डोंट गेट इनफ टाइम टू इंटरलॉक परफेक्टली। on sliding box, contact points on both the surface don't get enough time to interlock, ठीक है। मतलब टाइम नहीं मिलता इंटरलॉक करने के लिए उनको अच्छे से, इसलिए किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हमको मूव करना इजी होता है। अभी ये बादल को छोड़ दो, एग्जाम्पल में आ जाइए। पुशिंग अ मूविंग कार इज इजी देन पुशिंग अ कार विच इज एट रेस्ट। मतलब चलती हुई गाड़ी को धक्का देना थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू ऐसी गाड़ी जो पहले से रुकी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, अब इस बात को समझने के पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझते हैं। बहुत इजी है बच्चों, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक ऐसा फ्रिक्शन जो एक बॉडी है रेस्ट पे है उस पे लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ऐसा फ्रिक्शन जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसका फ्रिक्शन कहलाएगा स्टैटिक, और कोई फ्रिक्शन, कोई मतलब जो बॉडी मूव कर रही है उसका फ्रिक्शन कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन ज्यादा, किसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, स्टैटिक वालों में, क्योंकि यहाँ पे टाइम है ज्यादा, और जब इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। चलिए रीड कर लेते हैं फटाफट। फ्रिक्शन दो टाइप की, स्टैटिक, स्लाइडिंग। सो स्टैटिक का मतलब फ्रिक्शन ऑब्जर्व इन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑब्जर्व इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें इंटरलॉकिंग होगी ज्यादा क्योंकि टाइम मिला है ज्यादा। इंटरलॉकिंग इज हायर ड्यू टू गुड अवेलेबल टाइम, ठीक है। इंटरलॉकिंग इज लेस ड्यू टू लेस अवेलेबल टाइम। बहुत इजी है। तो ये बताओ वही लाइन को, किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्टैटिक में। इसलिए यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, वो हमेशा स्टैटिक से क्या होगा, कम। अरे इसका इंटरलॉकिंग ज्यादा, इसका फ्रिक्शन ज्यादा, इसका इंटरलॉकिंग कम, इसका फ्रिक्शन भी कम। वही पॉइंट मैंने लिखा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। छोटा सा पॉइंट्स है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बस वही है, किसी भी चीज को इंटरलॉक होने के लिए समय चाहिए, प्रॉपर टाइम। अगर हम उसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो अच्छे से इंटरलॉकिंग नहीं होगी, और इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। जैसे आप समझना, इंटरलॉकिंग अच्छे से हो रही है, समझे, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन बेटा। सो हेलो बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि क्या दोनों सरफेस का स्मूथनेस या रफनेस माने रखता है। वैसे अभी तक तो आप समझ चुके होंगे, हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। दोनों सरफेस अगर दोनों स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन सबसे कम, उसमें से अगर एक रफ है और एक स्मूथ है तो फ्रिक्शन नॉर्मल या ज्यादा, ठीक है। और अगर दोनों रफ है तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक्टिविटी के लिए हमको क्या करना है, हमको एक टेबल लेने हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बना के रखा है ये, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक टेबल का सरफेस है, ठीक है। ये जो मैंने बना के रखा है, ठीक है, जो इस पे लाइन कर रहा हूं मैं, ये क्या है बेटा, टेबल सरफेस, ठीक है। दिस इज द
टेबल सरफेस। इस टेबल सरफेस के ऊपर आपको एक इंक्लाइंड प्लेन रखना है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है? ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो फिसल पट्टी जैसा हो, फिसल पट्टी के जैसा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, ठीक है, फिसल पट्टी जैसा। अब वहां पर आप वो एक जगह पर मार्क कर लो और उसको नाम दे दो ए, ठीक है, उसको नाम दे दो ए, ठीक है। अब उस ए के ऊपर ही आप कुछ भी सामान रखो। हम एक मार्कर ले लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में सेल भी दिया हुआ है, पेंसिल भी दिया हुआ है, पेन भी दिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब एक गोल जैसी चीज आप लेनी है तो अपन एक मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने मार्कर को ऐसे यहाँ पर रख दिया। थोड़ा सा मैं टू डी में इमेज बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा 3D में आप दिमाग से थोड़ा इमेजिनेशन करिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये टेबल सरफेस हो गया है, इसके ऊपर हमने एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है फिसल पट्टी जैसा। इस फिसल पट्टी के ऊपर एक जगह पर हमने मार्क किया एक, और वहीं पर हमने ये मार्कर ऐसे रख दिया, ठीक है। मतलब बच्चों ये अगर फिसल पट्टी है, ठीक है, ये से फिसल पट्टी है, तो हमने कहीं पर एक मार्क करके ये एक जगह पर मार्क करके इसको रख दिया। अब क्या ये स्लाइड करेगा? हाँ बिल्कुल स्लाइड करेगा, ठीक है, ओके, ये तो हम जानते हैं। स्लाइड करने के बाद अब इसमें हम चार कंडीशंस देखेंगे। कैसे? तो देखो, अब हम यहाँ पर चार चीजें कर रहे हैं। पहला नॉर्मल कंडीशन, वही चीज सेम टू सेम टिक तो यही उतारना है। दूसरे कंडीशन में हमको क्या करना है बेटा? हमको नीचे सरफेस पे एक कपड़ा, कॉटन क्लोथ, ठीक है, उसको बिछा देना है। कॉटन क्लोथ क्या थोड़ा सा ज्यादा रफ होता है? हाँ, अगर आप एक सनमाइका वाला टेबल लोगे जिसके ऊपर एक पूरी मतलब पॉलिशिंग हुई है ऐसी लकड़ी के टेबल के ऊपर, वहां पर फ्रिक्शन कम होता है, होगा लेकिन कम है। लेकिन कपड़े के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज ज्यादा है, ठीक है। सो जो मैंने ब्लू कलर से बना के रखा है ये क्या है बेटा? क्लोथ, कॉटन क्लोथ, ठीक है। अच्छा, तो हमने अब क्या किया? फर्स्ट कंडीशन में नॉर्मल, दूसरे कंडीशन में क्लोथ ऑन टेबल, ठीक है बच्चों। अच्छा, थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया? क्लोथ प्लस सैंड ऑन टेबल। देखो ये तो हमने क्लोथ, वही क्लोथ है, सेम टू सेम क्लोथ है, ठीक है। लेकिन अब साथ ही साथ इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा रेत सैंड, ठीक है, सैंड इसके ऊपर डाल दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सैंड बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये सैंड के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, सैंड के पार्टिकल से इरेगुलरिटीज बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ेंगी। और अगर इरेगुलरिटीज बढ़ रही है तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा ये क्या हो गया बेटा? सैंड। लास्ट केस में आते हैं, क्लोथ प्लस सैंड ऑन टेबल, ये वही चीज हो गई बेटा, ठीक है। फिर से यही क्लोथ लेना है, सैंड भी लेना है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये फिर से ये सैंड ले लिया इस तरीके से, ठीक है। ये सैंड हमने ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर छिड़क दिया, ठीक है, ये सैंड हो गया, ठीक है। अच्छा, एंड सैंड पेपर और मार्कर। सैंड पेपर जानते होगे ना आप लोग? कभी पेंट करने वाले, घर में पेंट करने वाले आते हैं तो पहले पुराने पेंट को घिस घिस निकालते हैं, ठीक है। तो एक पेपर जैसा लेकर आते हैं जो बहुत ही रफ होता है, आप उसको से रफ करोगे तो चमड़ी छिला जाएगी, इतना रफ होता है, मतलब उसमें इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सैंड पेपर आप अगर नेट में भी सर्च कर सकते हो, सैंड पेपर, ठीक है, कुछ घिसने के लिए काम आता है। तो अब हमको क्या करना है? उस मार्कर के ऊपर सैंड पेपर को लपेट देना है, तो वो भी क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्कर कैसा है? स्मूथ है। तो चलो अपन मार्क ए में सभी जगह क्या रख देते हैं? अपना मार्कर। तो 2D में बना रहे हैं, 3D में थोड़ा इमेजिन करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन हमने क्या यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा दिया? सैंड पेपर। तो अब कांटेक्ट किसके बीच में रहेगा? इंक्लाइंड प्लेन, क्लोथ सैंड, और साथ ही साथ मार्कर नहीं, मार्कर के ऊपर जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बेटा? याद करो, सैंड पेपर। तो मैंने बनाया ये एक ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर मैं बना देता हूं हमारा ये सैंड पेपर का लेयर। और सैंड पेपर कैसे होती है बेटा? रफ होती है, तो मैं इस प्रोसेस को रफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा? सैंड पेपर। चलिए चारों कंडीशन फटाफट स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन, नॉन यहाँ पर बस हमने क्या लगा दिया? कपड़ा लगा दिया, क्लोथ, कॉटन क्लोथ, ठीक है, टेबल पर। इसमें क्लोथ के साथ साथ सैंड डाल दिया, और इसमें क्लोथ भी डाला, सैंड भी डाला, और ऑब्जेक्ट में मार्कर में सैंड पेपर भी लगा दिया। तो देखते हैं किसमें ट्रैवल ज्यादा करेगा। ये बताओ बच्चों, यहाँ पर जो मार्कर है क्या यहां तक आएगा लगभग लगभग? हाँ, ठीक है, इसको अपन मार्क कर देंगे बी, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्लोथ की वजह से क्या हुआ है? फ्रिक्शन बढ़ा है कि घटा है? फ्रिक्शन बढ़ गया है।
तो अब फ्रिक्शन ज्यादा हो गया है तो जल्दी रोकेगा, तो बेटा यहाँ पर लगभग यहाँ पर आएगा कुछ ऑब्जेक्ट, हाँ ये यहाँ पर इस जगह पर आएगा, ठीक है, बी मार्क कर देते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट केस में अब सैंड भी आ गया, क्लोथ भी है और सैंड भी है, तो फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब तो ये बेटा लगभग लगभग आधे तक ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो अपन इसको बी मार्क कर दिया, ये जगह हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर क्लोथ भी है, सैंड भी है, सैंड पेपर भी है। अब तो बेटा ये आधा भी नहीं आ पाएगा, इतना फ्रिक्शन ज्यादा हो चुका है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अगर अपन बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजों की, तो यहाँ पर फ्रिक्शन, ठीक है, अगर बात करें, और दूसरा यहाँ पर रोलिंग, कितना रोल किया है, ठीक है, तो फटाफट देखते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन अगर अपन यहाँ पर बोलते हैं कि कम है, तो रोलिंग यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। फ्रिक्शन कम है क्योंकि टेबल क्या है, पॉलिश्ड है और स्मूथ है, इसलिए फ्रिक्शन कम, इसलिए रोलिंग ज्यादा, दूर तक गई है, ठीक है, आप देख सकते हो हमारा मार्कर दूर तक गया। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन हो गया ज्यादा, क्यों, क्लोथ की वजह से, तो फ्रिक्शन हुआ ज्यादा इसलिए रोलिंग हो गया बेटा कम, ठीक है, यहां तक आया। इसमें बेटा फ्रिक्शन हो गया बहुत ज्यादा, तो रोलिंग हो गया बहुत कम, ठीक है, आगे तक आया। और लास्ट केस में हमने सैंड पेपर भी लगा दिया बेटा, ठीक है, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा बेटा बढ़ चुका है, और इसके लिए इसी की वजह से जो रोलिंग है वो रोलिंग बहुत 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 कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम तो रोलिंग ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा तो रोलिंग कम, फ्रिक्शन और ज्यादा तो रोलिंग और कम, फ्रिक्शन बहुत 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 ज्यादा तो रोलिंग बहुत 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 कम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोथ फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है, सैंड भी फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है, और सैंड पेपर फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है। और कैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनमें इरेगुलरिटीज भी ज्यादा होती है, याद है ना, इरेगुलरिटीज ज्यादा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा, ठीक है। तो अपन एक बात समझ सकते हैं बच्चों से कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, दूसरे ऑब्जेक्ट सरफेस पे, कि दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस पे। तो मैं ये एक पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी का लाइन है। ओके, ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक ऊपर लिख दे रहा हूं, इसका जो कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, amount of friction depends on both the surface, ठीक है, मतलब जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, कितना होगा, ठीक है, तो वो दोनों सरफेस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर हम फ्रिक्शन टेबल पे बढ़ा रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, इस जगह पर हमने मार्कर का भी फ्रिक्शन बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया, उसके ऊपर सैंड पेपर की कवरिंग कर दी, तो मतलब दोनों लेयर्स का जो फ्रिक्शन है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ टोटल हम फ्रिक्शन कब निकाल सकते हैं, कि जब हमको दोनों का फ्रिक्शन अमाउंट पता होगा दोनों लेयर्स का। सो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द सरफेस, बहुत छोटा सा है, ठीक है, इसको प्लीज बना लीजिएगा, ठीक है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू बच्चों।